बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, खूब झगड़े हुए कि इस प्रकार का कचरा कभी, क्योंकि कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो डरना, डंडा, डाँट, थप्पड़ सब करना पड़ी शहर में। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर विनय कुमार का। आज स्वच्छ भारत मिशन और जो इंदौर 8वीं बार नंबर 1 आया है, इसके बारे में हम एक छोटा-सा डिस्कशन करेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि किस-किस तरह का कचरा हमें मिलता है। नगर निगम जो है डेली जो रूटीन पे जो गाड़ियाँ चलती है D2D, वो 6 प्रकार का कचरा अलग-अलग करती है। जो हमारी जनता है, उनके दिमाग में आपने ये सब चीज़ें कैसे डाली? तो शुरू में 2015 या 16 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया था, जब हम लोग इस चीज़ पे निकले कि आपको कचरा अलग करना है, इस चीज़ को अचीव करने में बहुत समय लगा। बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, खूब झगड़े हुए कि इस प्रकार का कचरा कभी, क्योंकि कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो डरना, डंडा, डाँट, थप्पड़ सब करना पड़ी शहर के अंदर। कई बार ऐसा होता है, भैया हम तो अब निकल जाते हैं, आपकी गाड़ी तो 8 बजे आती है। तो आपके हिसाब से किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कचरा हमें मिलता है? जो ये इसमें क्या रहता है, कमर्शियल और मंडी का कचरा ज़्यादा है। इतने टाइम से हम दौर नंबर 1 पे आ रहा है, तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक्सटर्नल अधिकारी या क्या आया हो इंदौर? इसमें हर महीने में करीब महीने 2 महीने में एक बार फील्ड विजिट होती है। हर सुबह 4:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब कुछ जिम्मेदार लोग एक मिशन पर निकल जाते हैं। उनका काम हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनकी मेहनत हमें शहर की सफाई में नजर आती है। वेलकम टू क्लाइमेटो टीवी, जहां हम मिलते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टोरीज के साथ। हम लोग नगर निगम को सिर्फ संस्था के तौर पर जानते हैं, तो आज हम जानेंगे उनके ग्राउंड लेवल वर्किंग के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर विनय कुमार का, जो कि एक एक्सपीरियंस सुपरवाइजर हैं नगर निगम के, और वो आज हमें अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे। नमस्कार, मैं विनय कुमार, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं जॉब करता हूँ। ज़ोन क्रमांक 7 वार्ड नंबर 34 का मैं इंचार्ज हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन और जो इंदौर 8वीं बार नंबर 1 आया है, उसके बारे में हम एक छोटा-सा डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊँगा कि किस प्रकार नंबर 1 आया और हम लोगों की क्या सुबह से कार्यशैली रहती है, ये मैं आपको जानकारी दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं थोड़े सवाल-जवाब। जनता ये जानना चाहती है कि किस-किस तरह का कचरा हमें मिलता है? कौन-कौन से टाइप का कचरा हम ढूँ नगर निगम जो है डेली जो रूटीन पे जो गाड़ियाँ चलती है D2D, वो 6 प्रकार का कचरा अलग-अलग करती है। इसमें गीला कचरा आता है, ड्राई वेस्ट आता है, वेट वेस्ट आता है, इलेक्ट्रिक वेस्ट आता है, प्लास्टिक वेस्ट आता है और मेडिकल वेस्ट आता है और एक घरेलू हानिकारक कचरा जिसमें अपन बोलते हैं कि रासायनिक, जिसमें ऑयल पेंट के डब्बे हुए, तारपीन्स हुए, जो केमिकल्स टाइप का कचरा होता है, वो पूरा उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो लोग खुद अलग-अलग करके देते हैं अपने को और देन अपन लोग गाड़ी में कलेक्ट करके उसको लैंडफ़िल पे पहुँचाते हैं। तो जैसा आपने मुझे बताया, तो ये सारा काम मैनुअली होता है या मशीन के द्वारा होता है? नहीं, ये सब काम मैन्युअली होता है। अपन लोग नंबर 1 आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जनता अपने को कोऑपरेट करती है। वो खुद ही अपने घर में कचरा देने के पहले उसको सेग्रीगेट कर लेती है। जब व्हीकल उनके घर के सामने आता है, तो वो सेग्रीगेट कचरा करके ही अपनी गाड़ी में देते हैं। अगर सेग्रीगेट नहीं रहता, तो फिर अपन उनको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं। उनसे ही अलग करा के फिर अपन अपनी गाड़ी में डलवाते हैं। तो अगर कभी कोई जनता जो है, कभी वो लोग अगर कचरा अलग-अलग करके नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें समझाने का हमारा क्या-क्या तरीका हमने अपनाया है? और उससे क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखा कि वो कचरा अब सेग्रीगेट होके ही आ रहा है जनता से? क्या होता है कि जब जैसे कोई भी कचरा या कोई भी टास्क आप डील करते हैं और उसको जब आप इनिशिएट करते हो और जब मार्केट में लेके जाते हैं जनता के सामने, कि उनको पता नहीं कि आपने क्या कंसेप्ट अपनाया है, तो उस कंसेप्ट को उनका माइंड सेटअप करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उनको ये बताना पड़ता है कि गीला मतलब ग्रीन, का सूखा मतलब आपका ब्लू, इस टाइप के जो कलर डिफाइंस किए हुए हैं। अगर वो कलर नहीं भी करते हैं, तो उनको अलग-अलग डब्बों में उनको रखना पड़ता है। उसके लिए अपनी क्या एनजीओ की टीम काम करती है। अलग-अलग ज़ोन के अंदर अलग-अलग एनजीओज़ रहती हैं, उनके बंदे रहते हैं, वॉलंटियर रहते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है कि आपको जनता से कैसा बिहेव करना है। जब तक वो लोग नहीं समझेंगे, जब तक वो जनता को नहीं बता पाएँगे। तो वो जाते हैं घर-घर, अपना जो गाड़ी वाला जो कर्मचारी रहता है, वो बताता है कि सर ये कचरा प्रॉपर रोज़ मिक्स देते हैं, ये अलग-अलग नहीं कर रहे हैं। तो हमको जाके उनसे मिलना पड़ता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उनको बताना पड़ता है कि कचरा किस-किस टाइप का अलग-अलग करके आपको देना, तब हमारा गाड़ी वाला लेगा, वो मना नहीं करेगा आपको। तो वो उसके लिए हमको एक एनजीओज़ की मदद लेना पड़ती है। तो ये जो सारा कचरा है, जब आप लोग इसे सेग्रीगेट कर लेते हैं, फिर ये सारा कचरा
कहाँ जाता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है? एक्चुअली क्या है कि जो छोटे जो व्हीकल्स होते हैं जो अपना डोर टू डोर लेते हैं, वो कम से कम 100 केजी उसके अंदर एक कचरा आता है। और वो क्या होता है कि जैसे इस 78 से अगर जो अपन लोकेशन से बात करें तो देवगढ़ वाला लोकेशन 25 से 30 किलोमीटर उसका रन पड़ता है। तो उसके लिए इतनी दूर ना जाना पड़े हाँ। और गाड़ी जल्दी से खाली करके वापसी कॉलोनी में लग जाए, उसके लिए छोटे-छोटे से लैंडफिल बनाएँ। जैसे कबीर जैसे करके 10 बना रखे हैं, 10 से 12 ट्रांसफर स्टेशन बने हुए हैं, जहाँ पे वो गाड़ियाँ जाती है, सूखे में सूखा, गीले में गीला, वहाँ पर भी वॉचिंग के लिए बंदे तैयार हैं, ओके। कि गाड़ी में कचरा मिक्स तो नहीं आ रहा है। अगर मिक्स आता है तो वो प्रॉपर गाड़ी नंबर, व्हीकल टाइप से अपनों को वायरलेस सेट पे कॉल करते हैं कि आप यहाँ तत्काल आइए, आपकी गाड़ी मिक्स आई है। ये सब प्रोसेस मतलब पूरी ये प्लानिंग से पूरा चलता है ये काम, और हर जगह सेटअप बना हुआ, हर जगह के बंदे अपने-अपने सुपरविज़न का काम करते हैं। इस प्रकार सुबह से 6:30 बजे, 6 बजे से ये पूरी प्रक्रिया चलती है ये, हुँ। और लोग ही खुद अलग-अलग करते हैं। अच्छा। हाँ। ये सारा जो कचरा है, जैसे बताया गया था कि उससे हम लोग खाद बनाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो वो कैसे बनता है? क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस होती है? कलेक्शन सेंटर पे क्या होता है, अभी कलेक्शन सेंटर से हम लोगों का बड़ा कैप्सूल रहते हैं, उसमें उसके द्वारा हम लोग लैंडफिल पर हमारे गीले कचरे को और सूखे कचरे को पहुँचाते हैं। गीले कचरे के लिए फिर क्या होता है वहाँ पर, एक जब जब खाली होता है ना, तो वहाँ पर बड़े एक टरबाइन या बड़े जो में जो होते हैं जिसको अपन पोकलेन्स या जेसीबी बोलेंगे, उससे कलेक्ट करके उसको पूरा सुखाया जाता है, प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर पूरी उसकी। ठीक है। उस प्रोसेसिंग को कंपोस्ट होने में कम से 20 से 25 दिन लगते हैं। क्योंकि अगर नमी वाला मौसम में थोड़ा समय लगता है, गर्मी में बहुत ईज़ी हो जाता है उसको करने के लिए। फिर उसको जब भी उसमें से बारीक-बारीक कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसको अलग थोड़ा करना पड़ता है। फिर बड़े-बड़े वहाँ पर एक टरबाइन टाइप लगे हुए हैं, जिसको अपन छानते हैं, उसमें से जब वो निकलता है तो एक मट्टी, एक काली मट्टी टाइप जो होती है, आप बोलोगे ही नहीं कि गीला कचरा है ये। उ अच्छा। उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो। फिर वो उसको हम लोग 25-25 किलो के बैग के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको भी पैक करते हैं, फिर जहाँ पर भी लगता है या जैविक खाद जिसको खेती वालों को ले जाना हो, आस-पास धर्मपुरी, सांवेर जो भी लगता है, या किसी अपने को किसी को देना हो तो फिर वहाँ से ले सकते हैं अपन लोग। बहुत बढ़िया, जान के जी, बहुत अपनी जगह। अच्छा लगा। जी, मैं ये जानना चाहती थी, जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं या रैक पिकर्स हैं, क्या इन्हें भी नगर निगम के सिस्टम में शामिल किया गया है? हाँ, ये क्या हुआ था जब जैसे स्वच्छ भारत मिशन जब आया, तो हर शहर के अंदर रेक पिकर्स की बड़ी मात्रा थी, जी। है ना? रेक पिकर्स क्या करते थे, शहर में बॉटल्स बीनना, हाँ। और वो छोटे-मोटे काम करना। अब जी। उसमें क्या होता था, उनको ₹100 ₹150 कुछ ऐसा मिलता था। तो जब प्लांट्स लगे बड़े-बड़े ना, तो सूखे कचरे के प्लांट लेके, तो वहाँ पर आवश्यकता लगी कि ऐसे कर्मचारी लेकर आओ जो इसमें से, क्योंकि क्या होता है सूखे कचरे में से 22 तरह का कचरा अलग-अलग होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि सूखा कचरे में आप उसमें जूते रहते हैं, प्लास्टिक रहता है, रबर रहता है, कपड़े रहते हैं। उस तरह की चीज़ों को वो कम से कम अभी अपने यहाँ लैंडफिल पे 700 साढ़े 700 वर्कर्स काम करते हैं। अच्छा। तो उनको जॉब भी मिला, प्लस उनका पीएफ कटने लगा, प्लस ईएसआईसी में उनका बीमा हुआ। तो जो रोडों पे काम कर रहे थे रेक पिकर्स, उनको नगर निगम ने अपने पास जो जॉब के लिए दिया, उससे उनका एक जो जीवन का स्तर रहता है वो भी अच्छा हुआ उन लोगों का। तो वो उनको शामिल कर रखा है नगर निगम में, बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये रेक पिकर्स या इनफॉर्मल वर्कर्स जो वर्क करते हैं नगर निगम में, तो प्रोसेस क्या होता है? इन्हें किस तरह रजिस्टर किया जाता है, या हमें अगर नए इनफॉर्मल वर्कर्स लाने हैं, तो क्या प्रोसेस हो इसमें क्या होता है, नगर निगम ने कुछ 2-3 कंपनियों को हायर कर रखा अच्छा, ओके। है ना? हायर कर रखा है, तो जैसे जो भी रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम उनके कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि हमें 100 लोगों की वर्कर की आवश्यकता है या 50 की आवश्यकता है, हुँ। तो वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। वो प्रोवाइड कराने के बाद देन उनका आधार कार्ड और सब कुछ चीज़ें उनको पहले चेक की जाती है। चेक करने के बाद उनको अपन लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना है, और उनको फिर हम लोग फील्ड में उतारते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा-सा आप समझा ट्रेनिंग पाएँगे? में ये रहता है कि चूँकि वो तो रोडों पे काम करने वाले वर्कर हैं, हाँ। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के तहत जो आपको काम करना है, तो उनको पता थोड़ी ना है। हाँ। उनको तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तो उनको बताना पड़ेगा गीले में क्या आता है, सूखे में क्या आता है, आपको किस-किस तरह का कचरा अलग-अलग करना है, यहाँ पर क्या काम रहेगा, कितने आवर्स की ड्यूटियाँ रहेंगी आपकी। वो सब चीज़ उनको बताने के बाद अगर वो कैपेबल रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, अ, तो फिर उनको रख लेते हैं हम लोग। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता है ट्रेनिंग? ज़्यादा नहीं रहता है ये, मुश्किल से हार्डली 5, 7, 8 दिन बस। ओके, तो आप उन्हें उतने वक़्त तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या उसी चीज़ का काम करते हैं वो। अच्छा। तो उनके लिए थोड़ा-सा अगर उनको अपन एक स्केल लेके चलते हैं अपन, तो उनको समझ में आता है कि ये क्या बता रहे हैं। हुँ। फिर उनको समझ में आता है तो फिर ट्रेन हो जाते हैं वो लोग। हाँ। फिर काम करते-करते भी उनको ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो अच्छा काम करने लग जाते हैं। जी, पहले वो सिर्फ़ एक सड़क पे वर्क करते थे, पहले वो यहाँ पे वो करते एक थे, फॉर्मल चीज़। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने लग गए। हाँ। वो फ़र्क पड़ जाता है उससे बहुत ज़्यादा। अब सब बसें जाती है लेने के लिए, बसें छोड़ने जाती है। अच्छा, बस भी है, हाँ, ओके, वो भी तो ये देखिए वो सारे सुविधा है, ट्रैवल फैसिलिटीज़ भी आप। फैसिलिटीज़ देना पड़ती है उनको। उनका ओके। घर बहुत दूर रहते हैं, तो फिर उनको सुविधा देना पड़ती है।
जी, ये चीज़ें रहती है। ओके। तो आपके हिसाब से अभी जो इंदौर में जितना भी कचरा आता है, किस इंडस्ट्री से या किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कचरा हमें मिलता ये इसमें क्या रहता है, कमर्शियल और मंडी का कचरा ज़्यादा है। मंडी का कचरा तो अपन बोलेंगे बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। अपन सब्जी-भाजी अपन लेके आते हैं और अपन उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन वो आप और आम जनता के लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है, नगर निगम के लिए बहुत वैल्यू है। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो गीला कचरा आता है, 17,500 किलो जी, अपन सीएनजी गैस प्रोडक्ट करते हैं। उससे सीएनजी बसें चल रही हैं। आप लोग जो गीला कचरा अलग करके देते हो, आप वहाँ चलेंगे, एक बार चलने तो अपन लोग नंबर 1 पे इसलिए आते हैं कि अपना जो बायो सीएनजी प्लांट डला हुआ है, वो एशिया में सबसे नंबर 1 है। और इसको यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए इसके 100 रीटेक हुए हैं। यानी 100 उस कंपनी ने 100 बार अपना गीला कचरा वहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट करा हुआ है, तब जाके उसने ये डन करा कि इंदौर का जो सेग्रीगेशन है वो 101% एक्यूरेट है। हम यहाँ पे इस प्लांट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तब जाके बायो सीएनजी प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद गीले कचरे को उसमें हम लोग कंपोस्ट करके उसमें 17,500 किलो पर डे सीएनजी गैस प्रोडक्ट होती है, जिसमें अपन लोग जो सीएनजी पंप लगे उनको सप्लाई करते हैं, प्लस बसें चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलती हैं, ये सब उससे चलती हैं। अपन लोग रनिंग कंडीशन में हैं, अदर सिटियाँ अभी एस्टेब्लिश करनी है, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका लेवल उस सेग्रीगेशन लेवल उस लेवल पे नहीं है जो लेवल अपने को चाहिए। ओके, वो अभी इन प्रोसेस इन बस प्रोसेस में जब वो चीज़ अचीव अचीव कर ली है। वो एक ये सबका बड़ा प्लस पॉइंट है अपने इंदौर के लिए। वो जनता और सब आप लोगों की मेहनत है। जनता ही सब कुछ करती है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करती तो हो सकता है हम इतना बड़ा अवार्ड भी हासिल नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि 8 साल बने रहना एक नंबर 1 पोज़ीशन पे अपने आप में बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात रहती है। और जैसा कि आपने मुझे अभी बताया था कि किसी एक पॉइंट बने रहना एक बड़ी बात। बड़ी है, हाँ। उसी के लिए तो वही बात है ना कि हम एज़ अ जनता हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नगर निगम की और वर्कर्स की जो इतनी मेहनत करते हैं। जी, जी। जैसा हम अभी बात कर रहे थे, तो आपके लिए ये सब चीज़ें करना को जो आपके वर्कर्स हैं और नगर निगम है, वो उन्होंने ये सारी चीज़ें इम्पैक्टफुली इम्प्लीमेंट कर ली। लेकिन जो हमारी जनता है, उनके दिमाग में आपने ये सब चीज़ें कैसे डाली? कैसे आपने उनको ट्रेन करवाया? क्या आपने प्रोसेस अपनाया कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे और उन्होंने इतना इफ़ेक्टिवली आप लोगों को हेल्प किया? नहीं, इस चीज़ को अचीव करने में बहुत समय लगा। तो शुरू में 2015 या 16 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया था, जब हम लोग इस चीज़ पे निकले कि आपको कचरा अलग करना है, गीला करना है, सूखा अलग करना है, तो बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, खूब झगड़े हुए कि इस प्रकार का कचरा कभी, क्योंकि कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो अब आप बोल रहे हो तो कचरा अलग करो, ये करो, तो हम लोगों ने क्या करा कि कमिश्नर साहब मनीष सिंह साहब ने जब इसको इनिशिएटिव लिया, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि अपन एनजीओज़ की मदद लेते हैं। तो कई तरह के एनजीओज़ के बंदे अपने पास वॉलंटियर काम करने लगे। उसमें जनप्रतिनिधि की बहुत हेल्प लगी। मेयर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा, है ना? उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहते हैं, स्टेट मिनिस्टर रहते हैं, उन लोगों ने बहुत सहयोग करा। सहयोग ऐसा करा क्योंकि ये जो काम था ये बिल्कुल गली-गली वाला मामला था, एक-एक घर जा-जा के आपको समझाना था। वो इतना बहुत बड़ा टास्क था, पॉसिबल नहीं था वो। अब जब गाड़ी जाती थी ना, तो वो कचरे को मिक्स कर लेते थे और कचरे को मिक्स करके क्या करते थे, उसमें पानी डाल देते थे। बोले ये गीला हो गया। जी। इस टाइप की वो हरकत करते थे। फिर उनको बताना पड़ा कि फूड वेस्ट क्या होता है, सूखे में क्या-क्या चीज़ें आती है। कई बार ऐसा होता था, बोले दूध का पैकेट लाते, बोले सर गीला तो है ये, पर उनको ये नहीं मालूम कि ये पैकेट प्लास्टिक है, तो ये अलग जाएगा। तो ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट बहुत सारे हुए। उसमें खूब झगड़े भी हुए। उसमें पुलिस की भी मदद लगी हमको, कई बार पीसीआर वैन बुलाना पड़ी। उसमें फिर हम लोगों ने क्या करा, स्कूलों में कैंपेन लगाए, कॉलेजों में गए। हमने सोचा कि बच्चों को बताएँगे तो बच्चे अपने घर जाके पेरेंट्स को बताएँगे। मीडिया की मदद ली, पेपर में विज्ञापन करा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को समझाया। और कहीं-कहीं इसी जगह से लगता था कि अपने को यार कहीं नुक्कड़ नाटक करे। जैसे कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी का कोई बड़ा चौक देख लिया, फिर वहाँ पे हम लोग पहले बोलते थे कि आप लोग महिलाएँ, इतनी-इतनी महिलाएँ इकट्ठी हो जाओ, हमको ये कैंपेन करनी है। तो वो बोलती थी नहीं चाहिए, हम तो नहीं आ पाएँगे, हमारा ऐसा, मतलब कहीं उन लोगों ने अवॉइड भी करा। फिर हम बार-बार जाके उनको समझाते थे कि आप एक बार देखिए सही कि स्वच्छ भारत मिशन आप लोग इंदौर में ये सब चीज़ें नहीं आई है, आप लोग करना है तो आप लोग कैसे, आप लोग जन भागीदारी से ही सब कुछ होगा। तो उनको हम लोगों ने विश्वास में लिया। गाड़ी जब गई ना गाड़ी भी, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे कभी उनसे कलेक्शन का पैसा नहीं माँगा। साल, डेढ़ साल तक उनको फ्री कचरा उठाया, जी। ताकि उनको ये विश्वास हो जाए कि हमारे घर पे गाड़ी इतनी बजे तक आने लगी है, तो हम पे करेंगे। हुँ। आप पहले से पैसा माँगोगे तो कोई पैसा नहीं देने वाला आपको। तो हमने साल, डेढ़ साल तक हम गाड़ी को प्रोवाइड कराया, गाड़ी के साथ बंदे खड़े करे, हम लोग खुद गए। लोगों को पर घर पे, हर घर पे अगर मान लो किसी कोई गाड़ी 1700 घर लेती है, तो 1700 घरों पे अलग-अलग जगह के हम लोगों ने बंदे तैयार करे। अगर 8 व्हीकल चलते तो 8 बंदे तैयार करे। वो लोग एक-एक घर जा-जा के लोगों को समझाया, 2 डस्टबिनें करवाई, है ना? इसमें आप ये रखो, हम लोगों ने हाथ से कर करके दिखाया।
उनके कचरों में हम लोगों ने हाथ डाले, तब उनको लगने लगा कि यार ये निगम वाले खुद बेचारे कर रहे हैं, तो हम लोग कल से फिर उसमें क्या हो गया कि 15 दिन, 20 दिन, महीना भर धीरे धीरे करके वो सेग्रीगेशन का 100% सेग्रीगेशन मिलने लगा। फर्स्ट डे तो हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, जी। सेकेंड डे कुछ नहीं मालूम पड़ा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, तब उनको लगने लगा कि गीले में क्या आता है, सूखे में क्या आता है, वेस्ट कैसा अलग करना है, कैसे, और गीले में क्या डालना है, इसका डस्टबिन कौन सा होता है, सूखे का डस्टबिन कौन सा होता है, ये सब चीज उनको बताना पड़ी। उसको कलर में डिफाइन करा हम लोगों ने फिर। तो टास्क बहुत बड़ा था लेकिन अचीव कर गए, पीछे नहीं हटे किसी भी चीज से। मेहनत की। मेहनत बहुत करना पड़ी बस। जी। जैसा आपने अभी बीच में वर्ड यूज़ किया था कि मीडिया ने हेल्प किया, मीडिया के थ्रू भी आपने सबको संदेश पहुँचाया। तो मीडिया का क्या रोल रहा? उन्होंने कैसे आपको हेल्प की? मीडिया का रोल ऐसा रहता है कि मैडम आप जो कर रहे हैं उसको दिखाना पड़ेगा। अब वो दिखाने के लिए आपको मीडिया की मदद तो लेना पड़ेगी। जैसे न्यूज़ में हुआ या कोई क्लिपिंग्स हुई जो आपने जैसे नुक्कड़ नाटक करा या आपने कोई इवेंट करा, है ना? स्वच्छ भारत मिशन को लेके, वो तो आपने करा, तो वो आपने बंद कमरे में करा होगा, लेकिन उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए आपको किसी मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, पेपर जैसे दैनिक भास्कर वाले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी भी ज़रूरत पड़ना आपको, उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मीडिया ने ऐसी मदद करी कि आपको छोटा संदेश अगर आपका कोई है, तो उसको सेकंड डे मॉर्निंग में उसकी टेबल पे वो चीज़ होना चाहिए। कि अच्छा इंदौर के अंदर ये चीज़ होने लगी है, आपको ये चीज़ करनी है। आपको बताना पड़ेगा लोगों को, जब तक नहीं बताओगे उसके दिमाग में, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठा ही नहीं है ना कुछ भी। उसको पता है कचरा मतलब उस कचरे का, उसको सोच रहा है कि बस कचरा है, उसको इकट्ठा करना है, जाके रोड पे फेंक के आना है। तो जी। उनका जो माइंड सेटअप करने में हमको बहुत समय लगा। वो माइंड सेटअप करने में इतना समय लगा कि मतलब आपको बताऊँ मैं, गाड़ी जाना, कई बार ऐसा होता है भैया हम तो आप निकल जाते हैं, आपकी गाड़ी तो 8 बजे आती है, हम तो वर्किंग वाले दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो फिर हम ये बोलते थे कि आप 2 डस्टबिन रखते ही हैं, जी। आपकी बाउंड्री वॉल के ऊपर रख दीजिए, हम आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि हमारा बंदा आएगा, 2 डस्टबिन आपकी गाड़ी में डालने से आपकी डस्टबिन को खाली करके वापस रख के चला जाएगा। हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं, कचरा बाहर मत फेंकना। कचरा बाहर फेंका तो स्पॉट फाइन होगा। हाँ। वो वैसे करके उनको डराया, थोड़ा डराना भी पड़ता है। अपन भी स्कूल पढ़ते थे, तो उसी उसी मैडम का होमवर्क करते थे जो बहुत ज़्यादा मारती थी। बाकी तो ठीक है, अपन 100-100 रिपट लेके सब, वो चीज़ें होती थी। तो डरना, डंडा, डाँट-डपट सब करना पड़ी शहर के अंदर। जब उसका पॉज़िटिव पॉइंट दिखने लगा लोगों को, तो फिर कॉर्पोरेशन की पूरी-पूरी मदद करी उन लोगों ने। पहले ऐसा था कि बेसिकली पहले सब बाहर रहता था, बट अब उन्हें समझ आने लगा कि ये एक प्रोसेस है प्रोसेस है, और इससे हमारा ही फ़ायदा है, फ़ायदा है। कहीं न एक जो अब मतलब उनको ये पता लग गया कि शहर की कुछ गाइडलाइंस है। अब इस शहर में रहना है तो इस गाइडलाइन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जी। अब ये पता लग गया है, अगर वो बाहर से भी आता है ना कोई व्यक्ति, तो अड़ोस-पड़ोस वाले या उसका मकान मालिक या लैंड का उसको बता दे, भैया यहाँ पर कचरा फेंकना मत। हाँ। आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, तो यहाँ की इस शहर की गाइडलाइन है, कल से अगर स्पॉट फाइन होगा, चालान होगा तो आप जवाबदार स्वयं होंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। उनको पहले ही बता दिया जाता है। और मैंने देखा भी है कि नगर निगम के जो भी वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, जो देख-रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, वो आते भी हैं देखने के लिए। हाँ, गली-गली में जाके देखते हैं कि कहाँ पे कचरा पड़ा है, जी। फ़ोटो खींचते हैं बाकायदा और फिर वो पता लगाते हैं कि ये लोग इसी गली के थे या अरे! फिर वो रीच आउट करते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने ऐसा कचरा फेंका। ये सारा प्रोसेस मैंने अभी जाना था बीच में। हाँ, बिल्कुल। उसमें इसके क्या बारे में थोड़ा-सा बताइए? मैं बताता हूँ, उसमें क्या हुआ, एक तो डी टू डी जब चालू करा, तो डी टू डी जब स्टार्ट हुई ना इंदौर शहर के अंदर, तब ये हुआ कि अब उसमें एक चीज़ आने लगी कि गाड़ी हमारे घर पे नहीं आई। अब गाड़ी हमारे घर पे नहीं आई है तो हम किस ऑफ़िसर से कॉन्टैक्ट करें, जी। है ना? किस अधिकारी से कॉन उसमें फिर मेयर हेल्पलाइन का एक ऐप बनाया मेयर मैडम ने तो 311 एक ऐप थी, अगर आप लोगों ने कभी उसको यूज़ करा हो। 311 311 उसमें एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू उसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। आप जब उसको ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर पानी नहीं आना, गंदा पानी आना, कचरा गाड़ी नहीं आना या मोहल्ले में गंदगी पड़ी होना, ऐसे अलग-अलग प्रकार की कैटेगरीज़ हैं। तो आपको किस पर्पज़ से वो काम कराना है, उस कैटेगरी को चयन करेंगे। उसको चयन करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा डिटेल डालेंगे, मकान नंबर, जो फ़ोटो आप लोग अगर वहाँ पे कचरा पड़ा है, उसको फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे, उसको सेंड कर देंगे। ओ अब सेंड करने के बाद क्या होगा कि जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, ऑटोमेटिकली उस अधिकारी को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी, दिखने लगेगी। अच्छा। तब उसका ऐप जब उसको खोलेगा ना वो, तो उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल, सारी डिटेल आ जाएगी। वो तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कि मैडम ये प्रॉब्लम है, बोले हाँ मेरे घर के सामने इतना कचरा पड़ा है या मेरे पास 3 दिन से गाड़ी नहीं आ रही है, तो हमारा बंदा स्वयं वहाँ पे जाएगा सुपरवाइज़र, उसको लीड करेगा, आपसे बात करेगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन उस गाड़ी वाले से कराएगा। आप जब तक सैटिस्फाई नहीं होंगे, आपका फीडबैक डलवाएगा, तब तक वो कंप्लेंट नहीं क्लोज़ होगी। ये एक चेन बनाई पूरी। तो अब चूँकि गाड़ी नहीं आना है, आप लोग लेट हो गए हो, स्वाभाविक बात है, हर चीज़ आपकी शिकायतें तो आएँगी। शहर बड़ा है, सब कुछ है, तो शिकायत आएँगी तो उसका निराकरण करने के लिए कोई एक प्लेटफ़ॉर्म होना, वो प्लेटफ़ॉर्म वो 311 है। ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर। कम्युनिकेशन तो हो, जैसे अब आपको आपने कंप्लेंट डाली, अब आपको नहीं पता कि विनय यहाँ पर काम करता है। अब चूँकि आपने कंप्लेंट डाली तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया,
तो मैं आपको बोलूँगा कि मैडम को समस्या है तो आप मेरा नंबर रखिए और इन फ्यूचर कोई अगर शिकायत आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, मैं विदिन अ टाइम ओवर मैं आपका काम सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो ये नंबर कम्युनिकेट हो गया, तो ये वो काम भी हुआ है, ईज़ी हो गया लोगों के लिए। घर बैठे-बैठे लोग आजकल ऐप पे कंप्लेंट जो कर देते हैं, सबकी चीज़ हो जाती है। या फिर 181 है, सीएम हेल्पलाइन है, ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर अभी इंदौर के अंदर आ गए। ये बाकी जगह हो सकता है नहीं हो, हाँ। शहरों में, लेकिन अपने वहाँ बहुत ईज़ी वे में काम हो गया है। ताकि लोगों को परेशान ना होना, अरे बार-बार ऑफिस ना जाना हाँ, और उनका एक कॉन्टैक्ट भी बन जाए और कम्युनिकेशन भी ईज़ी हो, समझे हो जाए दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों। नगर निगम के लिए भी और जनता के लिए। तो मीडिया और जैसे आपने पूछा था सवाल मेरे से, सब हम लोगों ने कि यार कैसे आप लोग इतना मीडिया ने और सोशल मीडिया ने, उसके बाद अपना जो जीपीआरएस सिस्टम्स हैं, जी। ये जितने भी लगे हुए हैं, हम लोगों को वायरलेस ऐसे जोड़ रखा हुआ है, हम लोग हमारे पास मोबाइल पे ऐप डाउनलोड किया, आप कहाँ-कहाँ घूम रहे हो। इस चीज़ों से कहीं न कहीं हम लोगों का काम हल्का हुआ है। जी। आपको बैठे-बैठे हर चीज़ मोबाइल में मिल जाती है। हाँ। आप लोग फ़ोन करके उस पर्टिकुलर बंदे को बोल सकते हो किस कॉलोनी से, किस सेक्टर से कंप्लेंट लाई है, वो जाके आपसे बात कराएगा। ये एक पूरा सिस्टम बनाने के अंदर बहुत समय लगा। जब ये सिस्टम स्टेबलिश हो गया, तब इसको रन करने लगे जब अपने इंदौर शहर के अंदर, उसका फीडबैक अच्छा आने लगा। ये चीज़ें रही है। तो अब नंबर 1 आने के भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सीटियाँ काम नहीं करती, सीटियाँ काम कर अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों प्लेटफ़ॉर्म पे काम करा और उसको अभी तक बनाए रखा। हुँ। बट सबसे बड़ी हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमने उसका एनालिसिस भी किया और वापस इम्प्रूवमेंट भी देखा इम्प्रूवमेंट। कि हम उसे कैसे इम्प्रूव हाँ, कर सकते हैं, ताकि और सबके लिए बेटर हो। बेटर हो सके वो चीज़ें। जी। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात की थी। तो मुझे ये जानना था कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले हम किस तरह कलेक्शन करते थे? तब क्या प्रोसेस हुआ करता था? प्रोसेस मैडम, जब तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 2 अक्टूबर 2014 को आया ये, उसके पहले तो कारपोरेशन के पास इतने व्हीकल्स नहीं होते थे। क्योंकि चूँकि क्या होता है, किसी भी शहर के अंदर सबसे बड़ा टास्क नगर निगम का अगर होता है तो सबसे पहला है वो सफाई। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर नगर निगम उठा है या शहर उठा तो उसको सबसे पहले इम्पैक्ट दिखता है कि साफ-सफाई कितनी है मेरे घर के मोहल्ले के आस-पास। साफ पानी मिले, प्रकाश की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की पूरी कनेक्टिविटी हो और कचरा पूरा मेरे यहाँ से, ये मूलभूत सुविधा रहती है किसी भी आम नागरिक की। हुँ। तो ये काम किसका रहता है? कारपोरेशन का। जी। तो पहले भी ये काम होता था, हाँ। पहले भी काम करते थे, पहले भी क्या होता था कि उसका खुद के व्हीकल्स होते थे, खुद के वर्कर्स होते थे, जैसे अभी भी करते हैं अपन लोग। पर पहले का कचरा पूरा मिक्स पड़ा है, जगह-जगह डस्टबिन्स होती थी। आपको पता है कि मेरे मोहल्ले के बाहर एक डस्टबिन रखी हुई, मुझे वहाँ पर कचरा फेंक के आना है, तो हम वहाँ फेंक के आ जाते थे। हमारा व्हीकल जाता था, वहाँ से कचरा कलेक्ट करता था और लैंडफिल पे जाके उसको फेंक देता था। तो लेकिन उसमें क्या होता था कि इसे एक बार कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे उस पॉइंट को, एग्ज़ैक्ट पॉइंट को साफ कर दिया। 10 बजे फिर किसी ने आके कचरा डाल दिया। 12 बजे चलते-फिरते किसी ने भी डाल दिया। हाँ। और वो चूँकि एक बार तो साफ हो गया है, जी। अब अगले उसका नंबर कब आएगा? वो अगले दिन आएगा। जब तक उस रोड पे से जितने भी लोग निकलेंगे, तो उनको दुर्गंध, कचरा, वो सब चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता था। तो मतलब पहले भी सब चीज़ होती थी, पहले भी गाड़ियाँ थी, लेकिन पहले इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, इतना फंड नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन आने से क्या हुआ है कि इसमें क्या करा उन लोगों ने, दिल्ली में एक बड़ा ऑफ़िस बनाया। उस ऑफ़िस के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करने वाले जिन्होंने उसके बारे में स्टडी कर रखी है, उन उन अधिकारियों को वहाँ बिठाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या-क्या गाइडलाइंस होती है, उसके क्या-क्या नियम्स होते हैं, उन सबको फॉलो कराया। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से, प्रधानमंत्री जी ने जब वहाँ से घोषणा करी, फिर उसके बाद ये सब चीज़ चालू हुई। उसमें क्या हुआ कि नगर निगम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस यहाँ की लोकल नगर पालिका, इनके सबके कंबाइंड फंड, क्योंकि ये चीज़ ऐसा विभाग है, ये चलता पूरा पैसों पे। हाँ। क्यों चलता है पैसों पे? क्योंकि डेली गाड़ियाँ, डेली इतने वर्कर्स, डेली इतना डीज़ल्स, जेसीबी, डंपर, ये सारी चीज़ें काहे पे चलती है? फंड पे चलती है। जी। फंड आता रहेगा, काम चलता रहेगा। हाँ। तो इसमें क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एसबीएम, हमारा जो नेहरू पार्क है, वहाँ पर भी उन्होंने ऑफ़िस बनाया, जहाँ पे मनीष सिंह साहब वगैरह जितने भी आईएएस हैं, हमारे कमिश्नर साहब सब वहीं बैठते हैं। तो उस फंड की बहुत मदद लगी। एकल शौचालय बनाए, ग्रामीण में मदद हुई। कैसे मदद हुई? जैसे कि पहले क्या होता था कि खुले में शौच, कहीं आप देखा होगा, राइट। सब चीज़ चलती थी। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर एकल शौचालय उनको प्रेरित किया, गाँव के लोगों को प्रेरित किया। अपने वहाँ जो जो छोटी बस्तियाँ होती हुँ। है ना? उसको भी अपन लोगों ने उन लोगों से बात करी और कि हम आपको शौचालय बना के देंगे, हुँ। आप बाहर ऐसी चीज़ तरीके से मत जाइए। पानी की व्यवस्था कराई। हमने कम से कम 12 से 15,000 शौचालय बना के दी यहाँ पर। सेकंड बात, आपने सीटीपीटी देखे होंगे, उतने सीटीपीटी पूरे बाकी शहरों में कहीं नहीं मिलेंगे। अपने वहाँ 175 से ऊपर सीटीपीटी है। कम्युनिटी सिटी मतलब कम्युनिटी टॉयलेट, पीटी मतलब पब्लिक टॉयलेट। कम्युनिटी मतलब ऐसा होता है जैसे कोई बस्ती है, रूरल्स एरिया है,
वहाँ पर लोग कंबाइंड रहते हैं, उनके पास कोई जाने की, टॉयलेट जाने की व्यवस्था नहीं है, तो अपन कॉर्पोरेशन को एक कम्युनिटी टॉयलेट बना के दिया। पीटी मतलब होता है पब्लिक, मतलब जी। जैसे ऐसा मान लो कि आप बाहर आप कहीं जा रहे हो, हाँ। अब आपको वॉशरूम जाना हो तत्काल में, जी। तो आपको जगह-जगह आपने देखा होगा वहाँ पे हाँ। पीटी बने हुए। तो ये एसबीएम के थ्रू सब कुछ ये सब चीज़ माइंड सेटअप होने लगा। इसके पहले कुछ पता ही नहीं था कि यूरिनल्स होना चाहिए, कि जन सुविधा के हिसाब से लोगों को ये चीज़ें लगेंगी। तो एसबीएम ने हमारी बहुत मदद करी। ब्रांडिंग, मार्किंग, है ना? जगह-जगह पेंटिंग्स, है ना? उसके बाद अपन जो बोलेंगे कि एसबीएम के थ्रू गीले-सूखे के जो अपन ने वॉल पेंटिंग्स कराई, जी। मतलब जितनी ब्रांडिंग कर सकते थे अपन लोग इंदौर शहर के अंदर, उतनी ब्रांडिंग अपन ने करी, ताकि लोग कहीं से भी निकले तो वो उसको वो दिखना चाहिए बार-बार, बार-बार। वो चीज़ जब उसके क्लिक होती है दिमाग पे, अरे यार! यहाँ पे शहर में ऐसा चलता है, यहाँ पर इस प्रकार चलता है, यहाँ पर ये स्लोगन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कचरा ना फेंके, जगह-जगह ना थूके। इस प्रकार का ये सब एसबीएम के आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है शहर के अंदर। ये सब फ़र्क पड़ा। पहले भी होता था, लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा। फिलहाल यहीं रुकते हैं, पर कहानी अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नगर निगम की टीम ग्राउंड पे वर्क करती है और कैसे हर एक नागरिक इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। मिस मत करना। मिलते हैं पार्ट 2 में ओनली ऑन क्लाइमेटो टीवी।